एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते या ये अंतराल क्या होते, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ये ग्राफ कहाँ तक बढ़ा है और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक घटा है, इस चीज को एनालिसिस करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। जैसे कि मान लिया हमने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो सभी को पता है कि ये जीरो है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती, जीरो। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90। जीरो से 1 तक गई वैल्यू, बताओ गई या नहीं? मतलब ये इंक्रीज हुई वर्धमान, ठीक है, इंक्रीज हुई या नहीं? जीरो से 1 तक पहुंच गई मतलब बढ़ गई, बढ़ी या नहीं बढ़ी? और फिर अगर हम 90 से और आगे जाएं, मतलब 90 के बाद कितना 120 आएगा। हमने यहाँ साइन 120 लिखा। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, कितना? साइन 90 प्लस थीटा में मान लो नहीं पता, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। फिर साइन 45 कितना आएगा, 1/2। 45 नहीं 135, सॉरी। साइन 135 कितना आएगा, 1/2। फिर आएगा साइन 150, ये कितना आएगा, 1/2। और साइन 180 का वैल्यू कितना आएगा, 0। मतलब साइन 90 से साइन 180 तक पहुंचने में ये डिक्रीज हो गया। बताओ हुआ नहीं हुआ? ये तो हम x के वैल्यू के थ्रू देख रहे हैं कि x की वैल्यू रखने पर ये कम ज्यादा होगा, पर हर फंक्शन में हम x की वैल्यू रख रख के y की वैल्यू पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि साइन 0 की वैल्यू 0 है और फिर उसके बाद साइन 90 तक जैसे ही हम पहुंचे तो वो बढ़ गई। कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी या नहीं? और फिर जैसे ही हम 90 से निकले 180 के लिए तो ये 0 पर पहुंच गई। फिर ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, नहीं हो गई? इसका मतलब ये है कि 0 से 1 तक 90 डिग्री तक पहुंच पाएंगे हम। और फिर जैसे ही हम 90 तक पहुंच गए मतलब ये मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। बताओ है या नहीं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? मतलब ये है कि साइन +1 के आगे कभी नहीं जाता। बताओ जाता है, नहीं जाता। पर ये एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ गया जहां से फंक्शन अपनी प्रकृति चेंज कर लिया। मतलब अभी तक वो बढ़ रहा था पर अब वो घटने लगा। 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंचा, 1 तक। देखो 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंचा, और फिर 1 से मतलब 90 से अगर हम आगे बढ़े तो कहां तक पहुंचा, 0 तक। 90 से जब हम आगे बढ़े तो ग्राफ और ऊपर बढ़ा नहीं और नीचे गिरने लगा, और कहां तक पहुंच गया, 0 तक। बताओ पहुंचा नहीं? मतलब ये क्लियर है, अगर हम ये 90 है यहां से यहां तक आए कितना बन गया, 180, मतलब पाई बन गया, नहीं बन गया? ये पाई बन गया। अब ये निश्चित है अगर इसके आगे हम जाएं मतलब 270 तक, 270 डिग्री, तो ये ग्राफ और नीचे जाएगा। और नीचे जाएगा क्या मतलब है, वैल्यू और कम जाएगी। और वैल्यू और कम कितनी कम जाएगी, 0 से भी कम। और 0 से कम क्या होता, नेगेटिव, माइनस होता है, नहीं होता? इसीलिए हम कहते हैं कि साइन जो रहता वो 180 तक ऋणात्मक नहीं होता, 180 के बाद नेगेटिव स्टार्ट होता। और जैसे ही हम 180 से 270 तक पहुंचेंगे ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और फिर जैसे ही हम 270 पे पहुंच जाएंगे उसके बाद ये नेगेटिव वैल्यू तो देगा पर पहले वाली वैल्यू से ज्यादा वैल्यू देने लगेगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में देगा। मतलब यहां से 0 तक आ गए, 0 से हम कहां तक जाएंगे, 1 तक। कहां तक, -1 तक, +1 तक नहीं, -1 तक। अब अगर 0 से -1 तक जाए और -1 से फिर +1 तक जाए तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 है या नहीं,
है या नहीं? मतलब ये है कि हम -1 से +1 की ओर जा रहे हैं, मतलब ये इंक्रीज कर रहा फंक्शन। पर 0 से -1 जा रहे थे, इसका मतलब था कि हम डिक्रीज कर रहे हैं। ये बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन? पर इसे टेक्निकल बेस पे कैसे देखेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन में, कहाँ पर इंक्रीजिंग पॉइंट है इसका, कहाँ डिक्रीजिंग या फंक्शन। जैसे कि मैंने लिखा f(x) = x² + 5x + 6 बाइनोमियल लिया है, तो इसका हम x का वैल्यू रख रख के पता नहीं लगा सकते कि ये कहाँ इंक्रीज होगा और कहाँ डिक्रीज होगा। इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो यहाँ क्या लिखा x², मतलब ये x एक्सिस को 2 बार ब्रेक करेगा और कहीं भी कर सकता, वो हमें नहीं पता। 2 बार ब्रेक करेगा, या तो ऐसा होगा इसका ग्राफ या ऊपर की साइड को होगा, पर ये निश्चित है कि इसके 2 पॉइंट होंगे। होंगे या नहीं होंगे? या तो इन दोनों में या फिर इन दोनों में। अब यहाँ हमने देखा कि ये इसका एक सैचुरेशन पॉइंट है इस वाले ग्राफ का, अगर ये माने इसका ग्राफ तो ये है इस वाले का ये, बताओ है या नहीं? तो यहाँ से फंक्शन, मतलब ये x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जहां पर फंक्शन अपनी प्रकृति चेंज कर देगा, मतलब बढ़ता हुआ जा रहा था अब घटने लगा, या फिर घटता हुआ जा रहा था अब बढ़ने लगा। ऐसे ही तो है। मतलब ये है कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू तो जरूर है जहां से फंक्शन अपनी प्रकृति चेंज कर रहा। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालें, x का वैल्यू कैसे पता करें? हमने यहाँ देखा कि साइन, अगर हम देखें वर्धमान फलन, वर्धमान अगर हम देखें, वर्धमान देखो कोई एक वैल्यू नहीं है, ये समझो जरा। वर्धमान इंक्रीजिंग कोई एक वैल्यू नहीं है, कोई भी अगर चेंज होता है तो वो एक टाइम पीरियड में होता, ना कि एक समय पे होता। ऐसा नहीं है, वो एक समय के साथ होता। बताओ होता नहीं होता? यहां से अगर हम घर तक जा रहे हैं, मतलब अपने जो अपनी स्थिति है उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, तो हम किसी एक पॉइंट पर नहीं ला सकते, किसी समय में ला सकते। ला सकते या नहीं ला सकते? मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हम यहाँ खड़े और घड़ी में जैसे ही 5 मिनट हुए हम घर पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। हम समय के साथ चलेंगे। चलेंगे या नहीं चलेंगे? हमें 5 मिनट तक चलना पड़ेगा तब हम घर तक पहुंचेंगे। सेम काम करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मतलब ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक अंतराल है, टाइम पीरियड है ये, कि कहां से कहां तक फंक्शन बढ़ा है या फिर कहां से कहां तक फंक्शन घटा है। अगर मैं बात करूं यहां पर ये वैल्यू है, मान लो ये मान लो π/3 है, sin 60। अब sin 60 पे बताओ फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा? इसका कोई मतलब नहीं। sin 60 पर फंक्शन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा, ना कि बढ़ रहा है या घट रहा। पर अगर हम कहें साइन 0 से 90 तक बढ़ रहा है या घट रहा, तब हम कहेंगे कि ये बढ़ रहा। समझ आ रहा? पर अगर हम ये कहें कि साइन 30 डिग्री पर साइन बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो केवल एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा, ना तो इंक्रीज है और ना डिक्रीज है। ठीक है, समझ में आ रहा? पर अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो तो इसका मतलब है टाइम पीरियड चाहिए हमें, मतलब कोई एक अंतराल। समझ में आ रहा? जैसे कि हम कहें 0 से π/2 तक ये फंक्शन वर्धमान है। वर्धमान का मतलब है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ क्रम, और हासमान का मतलब है घटता हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि 0 से π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, बड़ा है, वर्धमान है, तो हम कहेंगे कि 0 से π/2 तक ये वर्धमान रहा। और उसके बाद अगर हासमान की बात करें तो ये फंक्शन π/2 से कहां तक, पाई तक, π/2 से पाई तक डिक्रीज रहा। क्या ये π/2 पर डिक्रीज रहा? नहीं। क्या ये पाई पर डिक्रीज रहा? नहीं। क्या ये इन दोनों के बीच में डिक्रीज रहा? नहीं। ये 0 π/2 से पाई तक के फॉर्म में डिक्रीज हुआ। ठीक है, अगर आज हम किसी एक शेयर का रेट देखें, जैसे कि मान लो 273 किसी भी एक शेयर का रेट है, आज अगर हम केवल इस रेट को देख के पता नहीं लगा सकते ये बढ़ा है या घटा है, पता लगा सकते? नहीं लगा सकते। हमें इसके पहले का बैकअप देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा अगर 2024 में इस शेयर का रेट 273 है तो 2000 में कितना था, 2010 में कितना था, 2020 में कितना था, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा पाएंगे कि शेयर का रेट बढ़ा है या फिर घटा है।
अगर हम बात करें केवल 273 की, तो हम पॉसिबल नहीं है कि पता लगा ले कि ये बड़ा है या घटा है। बताओ, क्लियर है? समझ में आ रहा? अब पॉइंट ये आता है कि पता कैसे लगाएं कि कोई फंक्शन कहां से कहां तक बढ़ा है या कहां से कहां तक घटा है। ठीक है, पता कैसे लगाएंगे ये समझो जरा। हम क्या करेंगे, हमने ये चीज देखी कि ये एक सैचुरेशन पॉइंट है जो मैक्सिमम या मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, और ये लोएस्ट पॉइंट है। बताओ है या नहीं? तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर एक घड़ा रखें, अगर हम घड़े की अगर बात करें, घड़े पे अगर हम एक स्केल रखें, तो स्केल बिल्कुल सीधा अगर रखा जाएगा, अगर बिल्कुल पॉइंट उसके हाईएस्ट पॉइंट पर अगर स्केल रखा जाए, तो बताओ बिल्कुल सीधा रखा दिखाई देगा या नहीं? बिल्कुल देगा। पर अगर वो थोड़ा सा भी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा है, इसका मतलब है कि वो सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं रखा। बताओ साफ दिख रहा है या नहीं? सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं रखा। पर अगर कोई भी स्केल हम सैचुरेशन पॉइंट पर रखें, तो ये बात फिक्स है कि वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ही रखा जाएगा, अगर वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। बताओ है या नहीं? मतलब हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका हाईएस्ट पॉइंट पर कोई एक लाइन खींची जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर कोई एक लाइन खींची जाए, वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। बताओ होगी ही नहीं होगी? पर y बराबर कांस्टेंट की लाइन होगी, जैसे कि y बराबर 1 की लाइन क्या होगी, ये होगी या नहीं? x बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती जाएगी, और y बराबर 1 2 3 4, मतलब यहाँ एक सैचुरेशन पॉइंट जो है वहां तक y की वैल्यू जाएगी। बताओ जाएगी नहीं जाएगी? मतलब यहाँ y बराबर कोई एक कांस्टेंट की लाइन है ये। क्यों? क्योंकि हर वो लाइन जो x अक्ष के पैरेलल है, वो y बराबर कांस्टेंट की लाइन ही होती है। बात आ रही समझ में? समझ आ रहा? ये अगर x अक्ष के समांतर हमने y बराबर 1 की लाइन खींची, 1 मतलब कांस्टेंट, y बराबर 1 मतलब कांस्टेंट, y बराबर 2 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब निश्चित वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो समय के साथ ना बदले। ठीक है, निश्चित वैल्यू। तो y बराबर कांस्टेंट की लाइन है या नहीं है? और अगर ये y बराबर कांस्टेंट की लाइन है, तो बताओ ये हाईएस्ट पॉइंट पर अगर कोई लाइन बनाई जाए, तो बताओ वो x अक्ष के पैरेलल होगी या नहीं? हाँ होगी। x अक्ष के पैरेलल होने के साथ साथ वो y बराबर कांस्टेंट की लाइन होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। अगर y बराबर कांस्टेंट की लाइन है, y बराबर कांस्टेंट की लाइन है, समझना क्या कह रहे हैं। अब 11th के जरा पोर्शन पे आओ। 11th में हमने एक चीज सिखाई थी कि किसी एक बिंदु पर वक्र की प्रवणता स्पर्श की प्रवणता के बराबर होती। बताया था या नहीं बताया था? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई भी एक वक्र है, जैसे कि इस वक्र का वैल्यू है x² + 5, मान लिया कि ये है, इस वक्र पर अगर हम किसी भी बिंदु पर रेखा की प्रवणता निकालना चाहें, मान लिया हमें बिंदु नहीं पता, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ये नहीं पता हमें, बस इतना पता है कि इस कोऑर्डिनेट पर एक लाइन जा रही, उस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, कर्व का इक्वेशन पता है। अगर वो पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंशिएशन को इक्वल करके। हमने बताया भी है कि वक्र की प्रवणता स्पर्श की प्रवणता के बराबर होगी। ठीक है, 11th में ना याद हो दोबारा रिपीट करा दे रहे हैं, वक्र की प्रवणता स्पर्श की प्रवणता के बराबर होगी हर कंडीशन में। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं, इस वाले पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वक्र है और ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पर वक्र और स्पर्श रेखाएं आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट पर दोनों की प्रवणताएं इक्वल होती हैं, ये याद रखना। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं कि कैसे। हमने यहां देखा कि y = कांस्टेंट, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि y बराबर कांस्टेंट की लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल जा रही, और दूसरी हम कह रहे हैं कि ये किस पर है, y बराबर sin x पर। बताओ है या नहीं? इस ग्राफ का क्या नाम है? y बराबर sin x, y = sin x। और हमने अभी अभी कहा कि इस बिंदु पर, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर अगर कोई लाइन बनाई जाए तो वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कांस्टेंट है y बराबर कांस्टेंट, ये हो गया। और इस वक्र पर है, और वक्र की प्रवणता स्पर्श की प्रवणता के बराबर होती। किस बिंदु पर? स्पर्श बिंदु पर। ये कौन सी बिंदु हुई? स्पर्श।
मतलब ऐसी बिंदु जो वक्र को स्पर्श करती हुई जाए, रेखा जिस बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या कहा जाता? स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्या कहा जाता? स्पर्श बिंदु। इस हिसाब से इन दोनों की प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए, और हमें पता है कि प्रवणता का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx। प्रवणता को हम m से रिप्रेजेंट करते, dy अपॉन dx भी कहते, tan थीटा भी कहते, f डैश भी कहते, y1 भी कहते, y डैश भी कहते, और भी काफी सारी चीजें कहते, ढाल भी कहते। ठीक है, पर अभी हम बात करेंगे केवल dy अपॉन dx के बारे में। हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता? और y बराबर साइन x का अगर हम साइन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें तो कितना निकलेगा? और हमने आपको बताया कि वक्र की प्रवणता स्पर्श की प्रवणता के बराबर होती, किन बिंदुओं पर? स्पर्श बिंदुओं पर। अगर हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई एक वो वैल्यू निकलेगी जिस वैल्यू पर ये स्पर्श कर रहा है, निकलेगा या नहीं? हमने दोनों को इक्वल किया, 0 इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती? कॉस एक्स इक्वल टू कॉस कितना आएगा? 90, मतलब पाई बाई 2। 0 से कॉस कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आया? बताओ वो मैक्स सैचुरेशन पॉइंट आया या नहीं? ये वही पॉइंट है जहां पर +1 वैल्यू दे रहा, ये वही पॉइंट है जिस पर y बराबर कांस्टेंट की लाइन रखी है, ये वही पॉइंट है जहां से फंक्शन अपना चेंज स्टार्ट कर रहा। ये बातें समझ में आ रही? ठीक है, अब यहां पर हमें ये सैचुरेशन पॉइंट पता चल गया। ठीक है, अब अगर ये सैचुरेशन पॉइंट पता चल गया तो एक स्थिति कंफर्म है कि हमें अब ये पता लग जाएगा कि फंक्शन कहां से बढ़ा है या कहां से घटा है। कैसे चलेगा ये अभी हम बता रहे हैं, पर इस पॉइंट को फाइंड आउट करने से हमें इतना पता लग गया कि अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां से फंक्शन चेंज करेगा अपनी वैल्यू। ठीक है, मान लिया कि हम छत पर खड़े, छत पे खड़े होने से हमें पता लग जाएगा कि इसके ऊपर भी एक छत है या फिर इसके नीचे से हम आए हैं। समझ में आ रहा? मतलब हम इस पॉइंट पे हैं या फिर इस पॉइंट पे। यहां पे खड़े होने से अगर कोई मान लिया घर है तो यहां खड़े होने से पता लग सकता कि नहीं ऊपर है या नहीं, और अगर कोई घर है पता लग सकता कि इसके ऊपर कोई छत नहीं है। जैसे हम इस कोचिंग में खड़े तो यहां से हमें साफ दिख रहा कि ऊपर जाने के लिए रास्ता है, पर अगर इसके ऊपर पहुंच जाए तो क्या पॉसिबल है कि हम ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ लें? नहीं, क्योंकि है ही नहीं। मतलब ये वही वैल्यू है जहां से हम पता लगा सकते कि फंक्शन कहां से अब चेंज होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब चेंज होगा तो हम पता कैसे लगाएंगे कि इस पॉइंट से वैल्यू बढ़ती गई या फिर घटती गई? बात आ रही समझ में? हम इस पॉइंट से कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ती गई या फिर घटती गई? हम इस पॉइंट से कैसे पता लगाएंगे फंक्शन की वैल्यू घटती गई या फिर इस साइड भी, दोनों साइड घटती रही या फिर एक साइड बढ़ती गई? ठीक है, इस पॉइंट से हम पता लगाएंगे। बताओ, पॉइंट फाइंड आउट करना पता लगा? समझ में आ रहा? अब ये चीज जरा समझो कि हर ग्राफ में एक ही सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता, कई सारे पॉइंट्स होते, जैसे y बराबर साइन एक्स में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, पर अभी केवल हमने एक पॉइंट फाइंड किया। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट तो ये भी है। यहां पर अगर हम एक लाइन बनाएं बिल्कुल नीचे, तो बताओ वो भी y बराबर कांस्टेंट की लाइन आएगी या नहीं? और y बराबर जब ये कांस्टेंट की लाइन आएगी तब इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, और अगर इसका डेरिवेटिव 0 आया तो फंक्शन की वैल्यू 0 रखनी चाहिए, तो यहां से भी एक पॉइंट निकलेगा। बताओ निकलेगा या नहीं? फिर ये ग्राफ आगे जाएगा तो एक सैचुरेशन पॉइंट और जाएगा, क्योंकि y बराबर साइन एक्स ग्राफ बंद नहीं होता, साइनोसॉइडल भी बनता जाता, इनफाइनाइट तक चक्कर लगाता। बताओ होता नहीं होता? तो ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएंगी। बताओ जाएंगी नहीं जाएंगी? पर हमें किसी क्वेश्चन दिए जो रहेंगे वो दिए रहेंगे किस पॉइंट पर, हमें कोई अंतराल दे दो, बस एक अंतराल, दो अंतराल काफी। ठीक है, अब हम अलजेब्रिक पे आ रहे हैं। ये वाला समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एक बात क्लियर कर दें, 0 से π/2 तक फंक्शन बढ़ा है, π/2 से पाई तक ये फंक्शन घटा है, तब हम कहेंगे कि 0 से पाई तक ना तो ये फंक्शन बढ़ा है और ना ये घटा है। ये याद रखना, किसी एक टाइम में अगर फंक्शन बढ़ भी गया और घट भी गया तब हम उस टाइम पीरियड में कहेंगे ये फंक्शन ना तो बढ़ा है और ना घटा है।
ना तो ये फलन वर्धमान है और ना ह्रासमान है। पर अगर बात की जाए 0 से π/2 तक ये फलन क्या है, वर्धमान है। π/2 से पाई तक क्या है, ह्रासमान है। 0 से पाई तक क्या है, ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान। समझ में आ रहा। अब एक अलजेब्रिक क्वेश्चन लें। या फिर अलजेब्रिक क्वेश्चन लेने से पहले साइन कोई पूरा पढ़ ले रहा है, इसका कैसे पता लगाएं। अभी तो हम ग्राफ के बेस से देख रहे थे, मान लिया कि हमें ग्राफ नहीं पता, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज कहां हुआ, डिक्रीज कहां हुआ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे y इक्वल टू साइन x, फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू कितना आया, cos x। हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे हमेशा। क्यों कर रहे, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव इसलिए 0 किया जा रहा क्योंकि फंक्शन पर वो बहुत सारी लाइनें हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और जिस कोऑर्डिनेट पर वो पैरेलल है उसी कोऑर्डिनेट को तो हमें फाइंड करना, और उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए अभी जो हमने बताया स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र की प्रवणता के बराबर होगी, और स्पर्श रेखा हर हाल में कितनी प्रवणता देगा, 0 देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स अक्ष के हमेशा समांतर रहेगा, और जब एक्स अक्ष के हमेशा समांतर ही रहने वाला है, क्योंकि किसी भी वक्र का सैचुरेशन पॉइंट पर अगर हम लाइन बनाएं तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन देगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। तो इसीलिए अगर एक्स एक्सिस के डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल कर रहे हैं तब यहाँ पर dy/dx को भी 0 बना दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि या तो ऐसे लिखो y बराबर एक कांस्टेंट की लाइन है, इसका डिफरेंशिएट करो, आना 0 ही है, और फिर उसको कहाँ रखो, यहाँ। क्योंकि इस वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने दोनों को क्या किया, इक्वल किया, 0 के इक्वल किया या नहीं, तो हम हर केस में 0 के ही इक्वल करेंगे। ठीक है, हमने ऐसे 0 के इक्वल किया cos x, ये पॉइंट बार बार नहीं लिखो। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आया, π/2 आया। अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, और ये मेथड लगभग हर क्वेश्चन में सॉल्व होगा, हर क्वेश्चन में। इन क्वेश्चंस की खासियत ये है कि ये इतने सिंपल होते हैं, बस केवल एक क्वेश्चन अगर आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, बस फंक्शन चेंज हो सकता है। फंक्शन चेंज होता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके हमें केवल x की वैल्यू निकालनी पड़ती, और मुझे नहीं लगता कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी चैप्टर 5 में तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन किए, और हर क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में कोई भी डेरिवेटिव हो उसका डिफरेंशिएशन तुम कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो बस फंक्शन ही चेंज होगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमें हर फंक्शन को जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल करके x की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी। मैक्सिमम मतलब जितनी तुम निकाल पाओ, यहाँ पर हमने एक ही निकाली समझाने के लिए। ठीक है, जितनी तुम निकाल पाओ, कहने को तो यहाँ पर हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद 360 के बाद जब और आगे बढ़ेगा तो फिर से फंक्शन +1 वैल्यू देने लगेगा, फिर दोबारा जाएगा फिर से 1 देने लगेगा, ऐसे काफी सारी जगह देगा। पर हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं कह रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, इसीलिए इसे हम 1 या 2 टाइम पर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वैल्यू निकालते ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, पर अगर बात अलजेब्रिक की हो तो जितनी निकल पाए हमें उतनी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमने x इक्वल टू π/2 फाइंड किया, हम π/2 को नंबर लाइन पर लिखेंगे। नंबर लाइन पर लिखने के बाद यहाँ डिफरेंस हमेशा कितने का रखेंगे, 90 का। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तब 90 का, पर अगर अलजेब्रिक है, जैसे कि x की वैल्यू 2 निकलती, 4 निकलती, 0 निकलती, -1 निकलती, तब हम इस साइड लिखते -इनफाइनाइट और इस साइड निकले +इनफाइनाइट। पर क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और x का वैल्यू रेडियन में है, तब हम यहाँ लिखेंगे 0 और पाई, क्योंकि 90 से 90 कम करो, मतलब 90 से 90 कम करो तो कहाँ पहुंचेंगे, 0, और 90 से आगे बढ़ो तो क्या होता, पाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते, साइन cos tan cos x sec cot, ये सब 90 के अंतराल में अपनी प्रकृति चेंज करते। ठीक है, 90 के अंतराल में अपनी प्रकृति चेंज करते जाते, इसीलिए यहाँ पर हमने डिफरेंस 90 का रखा। अब हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव इस दोनों के बीच में कितना है, ये समझेंगे। मतलब ये है, हम x की वैल्यू
0 से π/2 के बीच की रखेंगे, इक्वल टू नहीं रखेंगे, बीच की वैल्यू रखेंगे। 0 से π/2 के बीच में फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है ये हमें पता करना है। हमारा काम क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू पता करना, ठीक है। वैल्यू के संग संग वैल्यू से हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें उसका साइन पता करना। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं केवल 0 से 90 के बीच में फंक्शन के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब dy/dx, मतलब इसे हम अगर f' कहें, भाई dy/dx को क्या कहते हैं, f', क्योंकि dy/dx को क्या कहते हैं, fx, तो इसका डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f'(x). तो f' में x की जगह पे अगर 0 से π/2 के बीच की वैल्यू रखी जाए तब इसका वैल्यू कितना आएगा और उसका साइन क्या होगा ये हमें पता लगाना। मान लिया कि 0 से π/2 के बीच की हमने कोई भी वैल्यू रखी, बताओ क्या रख दें, कुछ भी रख सकते, कुछ भी, एनी वैल्यू ऑफ इन दोनों के बीच में कोई सी भी, बताओ कौन सी रख दें। हमने यहाँ पर 45 डिग्री रख दी, एग्जैक्ट बीच की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग बिल्कुल 45 डिग्री पे आ जाओ, एग्जैक्ट बीच की बात नहीं कर रहे। हाँ हम बीच की भी वैल्यू रख सकते, पर बिल्कुल ये जरूरी ही नहीं है कि आप केवल एग्जैक्ट बीच की बात रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम 0 और π/2 के बीच में 30 डिग्री भी रख सकते, 45 भी रख सकते, 60 भी रख सकते, जो मर्जी चाहे वो रख सकते। अब बताओ क्या रख दें, हमने यहाँ 30 डिग्री रख दिया, ठीक है, हमने यहाँ कितना रखा, 30। हमने देखा कि f'30 की वैल्यू कितनी आ रही, हमें क्या करना है, इस वैल्यू पर फंक्शन के डेरिवेटिव को ही तो चेक करना क्या साइन दे रहा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, cos x, और हम 30 रख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ 30 डिग्री रखा, तो f'30 में x की जगह पे हमने कितना रखा, 30 डिग्री, तो यहाँ कितना आएगा, cos 30, और cos 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है कितना आता, कितना आता, √3/2। हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो √3/2 निकला इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है तो इसके साइन से, पॉजिटिव है या नहीं है, ये पॉजिटिव अगर है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तब हम कहेंगे कि 0 से π/2 मतलब जिस अंतराल के बीच की आपने वैल्यू रखी उस अंतराल में ये वाला फलन एक वर्धमान फलन है। बात आ रही समझ में, क्या कहा हमने, इस वैल्यू पर जिस अंतराल के बीच की आपने वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव में रखी, उस डेरिवेटिव का अगर साइन पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे कि उस अंतराल पर ये फलन वर्धमान है, और तुम खुद देख रहे हैं 0 से π/2 तक ये वर्धमान है। ग्राफ के तरीके से भी देख लो और सॉल्यूशन के बेस पे भी देख लो, दोनों बेसिस में ये बता रहा कि 0 से π/2 तक वर्धमान रहा। अब उसके बाद बात करते हैं 90 से 180 के बीच की वैल्यू कोई रख के देखना है, 90 से 180 मतलब यहां से यहां तक फंक्शन, मतलब π/2 से पाई तक, इसके बीच में फंक्शन के संग क्या हुआ, कैसे पता करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव से, है ना। हमने इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रखने की कोशिश की, बताओ कितना रखें, जो मर्जी चाहे, 90 और 180 के बीच की कोई वैल्यू, हमने 135 रख लो, 150 रख लो, 120 रख लो, बस ऐसी कोई वैल्यू रखो जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको पता हो। ऐसा ना रख दो कि 100 डिग्री रख दिया, तो यहाँ पर 100 रखोगे तो cos 100 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, क्या फायदा उससे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू, बताओ कितना रख दें, 135, हमने 135 रखा, ठीक है, हमने 135 डिग्री रखा क्या है, फंक्शन के डेरिवेटिव में, और फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, cos है, तो f135 डिग्री इक्वल टू cos 135। अब cos 135 की वैल्यू क्या है ये देखेंगे, cos 135 की वैल्यू हमने यहाँ देखा cos 90 + 45 लिख सकते हैं, नहीं, cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा क्या होता, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मतलब 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती, 1, और ये -1 नहीं, π/1/√2, सॉरी ये कितना आएगा, 1/√2, और माइनस है तो माइनस लगा, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती, पर माइनस लगा इसीलिए -1/√2 होगी, इसका मतलब cos 135 की वैल्यू कितनी आई, -1/√2। बताओ आई या नहीं, हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, केवल इसके साइन से मतलब है। इसका साइन क्या है, माइनस, नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है
तो ये निश्चित है कि π/2 से पाई तक ये फलन ह्रासमान हुआ, डिक्रीज हुआ। ये साइन बताता है केवल। समझ में आ रहा है नहीं? कोई कंफ्यूजन? मतलब हम कहेंगे कि π/2 से पाई तक, हमने यहां देखा कि 0 से π/2 तक ये वर्धमान हुआ और π/2 से पाई तक ये ह्रासमान हुआ, π/2 से पाई। तो इस केस में हम कहेंगे कि 0 से पाई तक ना तो ये वर्धमान हुआ और ना ह्रासमान। बताओ बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन? हम एक अलजेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है? एक अलजेब्रिक क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता वो, जैसे कि हमने यहां लिखा f(x) = x³ प्लस या फिर x² माइनस 5x प्लस 6। ये है। एक चीज तुम्हें पता होगी कि ये फंक्शन जो है यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी दे रहा, कितनी दे रहा, और ये पावर कौन डिसाइड करता? इसके जीरो, शून्यांक, है ना? शून्यांक कैसे डिसाइड करते? ये वक्र एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने शून्यांक होंगे, और किसी भी बहुपद के जितने शून्यांक हो उतनी ही उसमें पावर होती। बताओ होगी या नहीं होगी? बताओ होगी या नहीं? मतलब ये बात क्लियर है कि यहां पर अगर पावर 2 है तो इसके शून्यांक कितने निकलेंगे? 2। मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगी, और अगर ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक बार ये कट गया, अब तो पॉसिबल नहीं है कि ये काटे। अगर ये एक बार और ऐसे निकले तो इसका मतलब है वो तीसरी बार काटेगा, पावर 3 बन जाएगा। मतलब ये है कि इसका एक ही सैचुरेशन पॉइंट होगा। बताओ होगा या नहीं? इस वक्र का एक ही सैचुरेशन पॉइंट होगा, एक के अलावा कोई और सैचुरेशन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है? ये मतलब यहां पर हमने क्या बोला था? x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मतलब जितनी आप निकाल पाओ। तो हम यहां देखेंगे कि x की वैल्यू केवल एक ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहां इसने x एक्सिस को कितनी बार ब्रेक किया? 2 बार, और 2 बार ब्रेक किया तो उसे एक ही सैचुरेशन पॉइंट मिल पाएगा। इस साइड से देख ली ना, ऐसे भी तो 2 बार काट सकता, तब भी एक ही सैचुरेशन पॉइंट मिल रहा। बताओ मिल रहा है नहीं मिल रहा? तो हम हमेशा याद रखेंगे, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला क्वेश्चन हो, उसकी जितनी पावर होगी उससे एक कम करके हमारी वैल्यू निकलेगी x की। यहां पर पावर कितनी है? 2, हमारी वैल्यू 1 निकलेगी। पावर होती 3, वैल्यू कितनी निकलती? पावर होती 4, वैल्यू कितनी निकलती? ये याद रखना बस, ठीक है? ये एक डायरेक्ट मेथड है ये चीज समझने का, कि कंफ्यूज ना हो तुम लोग कि अब x की वैल्यू और क्या निकल सकती, ठीक है? जैसे कि हमने f(x) का डिफरेंशिएशन किया, f' x² का आया 2x और 5x का कितना आया 5 और 6 का 0। अब हम क्या करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव को किसके इक्वल करना? 0 के। क्यों? क्योंकि ये वक्र है ना, और वक्र की प्रवणता किसके बराबर होती? स्पर्श की प्रवणता की। और स्पर्श रेखा कौन सी है? y बराबर कांस्टेंट की, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। इसीलिए हम इसे डायरेक्ट कितना रखेंगे? 0। अब हम बार बार इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि फंक्शन स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी और इसलिए हम 0 रख रहे हैं। एक बार हमने बता दिया, इस फंक्शन को 0 के इक्वल, डेरिवेटिव इसको 0 के इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी प्रवणता इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगी, और स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, मतलब y बराबर कांस्टेंट की एक लाइन है, इसीलिए हम इसे 0 रखें, ठीक है? अब ये बात बार बार नहीं बताएंगे। 2x माइनस 5, जब हम x की वैल्यू निकाले 5 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और t डिवाइड मतलब 2.5। बताओ आया नहीं आया? 2.5 आ गया। हमने क्या बताया? x की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। एक वैल्यू निकल पाई हमसे, हमने निकाल दिया, और हम श्योर हैं कि इसके अलावा कोई और वैल्यू निकल भी नहीं सकती। क्यों श्योर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल की पावर कितनी थी? 2, और 2 पावर थी तो वैल्यू कितनी निकलेगी? 1। तो हम ये श्योर हैं। कई बार ऐसा हो जाता कि वैल्यू 2 निकलेगी पर हम 1 निकाल के रह जाते, जैसे कि x² माइनस x इक्वल टू 0। हम क्या करते? x² इक्वल टू x कर देते, एक x से एक x काट के x की वैल्यू 1 निकाल देते, जबकि यहाँ एक x की वैल्यू और भी निकली, और वो कितनी निकलेगी? 0 निकलेगी या नहीं? कैसे? क्योंकि पावर 2 है तो जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे, तो दोनों वैल्यू हम नहीं निकाल पाते। पर यहां से हम श्योरिटी रख सकते कि हाँ इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी। अब हमने क्या किया था पहले वाले क्वेश्चन में? नंबर लाइन बनाई थी या नहीं? x की वैल्यू निकलने के बाद हमने क्या किया? नंबर लाइन बनाई, और जैसे ही हमने नंबर लाइन बनाई तो यहाँ पर हमने देखा कितना आया x का वैल्यू? 2.5। अब 2.5 में हम देखेंगे, हमने क्या बताया था? जो वैल्यू निकले उसके पहले और बाद की वैल्यू रखो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो 90-90 का डिफरेंस,
और अगर एल्जेब्रिक वैल्यू है मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, एल्जेब्रिक बेस से निकल के कांस्टेंट वैल्यू आई, तब हम यहाँ क्या रखेंगे, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे या नहीं। अब क्या करना है, जो इसमें किया वो इसमें करना, हर क्वेश्चन में सेम करना। हमें क्या करना, x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 2.5 के बीच का रखना। बताओ इन दोनों के बीच में क्या रखें, 2.5 और माइनस इनफाइनाइट के बीच का कोई एक ऐसा वैल्यू रखा, बता दो जो हम इसमें रख दें। माइनस के 2.5 कितना रख दें, 0 रख सकते, बताओ रख सकते या नहीं। 0 2.5 ढाई से छोटा है, 0 के नहीं है, एक भी रख सकते, दो भी रख सकते, माइनस के एक भी रख सकते, माइनस के 3 4 5 कुछ भी रख सकते, पर 0 रखने से थोड़ा सा सिंपल हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहां पर मान लो बहुत बड़ा बाइनोमियल है और अगर हम उसमें 0 वैल्यू रख दें तो बहुत जल्दी उसका एक्सपेंड हो जाता कि नहीं हो जाता। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 6 रखें तो हमें 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 5 का इंटू 6 में करना पड़ेगा, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। पर अगर 0 रख दें तो ये 0 बचा कौन, 6 आंसर। तो यहाँ पर हम 0 रख के देख रहे हैं, हमने यहाँ 0 रखा किसमें, फंक्शन के डेरिवेटिव में, और फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो है 2x माइनस 5 और x का वैल्यू जो हमने 0 रखा तो ये आया 2 इंटू 0 माइनस 5 मतलब -5। ये -5 आया तो हमें किससे मतलब था, केवल साइन से। साइन कितना आया, माइनस का साइन आया, और अगर माइनस का साइन आया तो माइनस के इनफाइनाइट से 2.5 तक ये फलन क्या है, हासमान फलन है। बताओ है या नहीं, हासमान मतलब माइनस के इनफाइनाइट कॉमा 2.5 लिख दो या 5/2 लिख दो, जो तुम्हें ठीक लगे, 2.5 ये हो गया हासमान। और इसके बाद चेक कर लो कहां से, 2.5 से हमने इनफाइनाइट के बीच की कोई वैल्यू रख दी, 2.5 से बड़ी कोई वैल्यू बताओ, 3 रख दें, हमने यहाँ 3 रख दिया, x का वैल्यू हमने 3 रखा, और जब हमने यहाँ 3 रखा तो f डैश 3 इक्वल टू, यहाँ पर जब हम 3 रखेंगे क्योंकि फंक्शन के डेरिवेटिव में ही तो रखना 3, तो कितना आएगा 2 इंटू 3 माइनस 5, 5 2 10 माइनस 5 कितना आया 5, 3 2 अच्छा 6 माइनस 5 कितना आया 1 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ रहा मतलब ये वर्तमान, कहां से कहां तक, 2.5 से इनफाइनाइट। समझ आ रहा, कोई भी फंक्शन हो, एक बार रिपीट कर दे रहे, कोई भी फंक्शन हो हमें उस फंक्शन का केवल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद हमें उसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करने, और नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के बाद उसके आगे या पीछे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लेनी बस। अगर पॉजिटिव आया तो वर्तमान है, कहां पर, जिस अंतराल के बीच में आपने चेक किया, और अगर नेगेटिव आया तो हासमान। बस इतना सा है एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे। लिखो इसे।